आज का हमारा अध्ययन का विषय है कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी सर्वोपरि थे। कला एवं विद्या की अभिवृद्धि में विशेष अनुराग रखने के कारण उन्होंने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया। इन विभिन्न विद्याओं में जो उन्नति महाराणा कुंभा के काल में हुई, वह कई शताब्दियों तक नहीं हुई थी। उनके समय के स्थापत्य के प्रतीक उनकी कला प्रेम का प्रमाण है। वे स्वयं उच्च कोटि के विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता थे। कुंभा के काल के स्थापत्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दुर्ग, मंदिर और भवन और मूर्तिकला। कुंभा ने मेवाड़ राज्य के विभिन्न भागों में दुर्गों का निर्माण कर मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। इन 32 दुर्गों में से कुंभलमेर या कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा पर सिरोही के बीच के तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकेबंदी की गई तथा सिरोही के निकट बासंती का दुर्ग बनाया। उपद्रवी मेवों को नियंत्रण में रखने के लिए मचान का दुर्ग बनाया। इसी दृष्टि से कोलान और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों का निर्माण करवाया। भीलों की शक्ति पर अंकुश रखने तथा उन पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूमट के क्षेत्र में भी अनेक दुर्ग बनाए। इन सभी दुर्गों के निर्माण से मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो गई। कुंभा ने नए दुर्ग निर्मित करवाने के अलावा पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार भी करवाया। आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर परमारों का प्राचीन दुर्ग था। इस दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को देखते हुए इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित करवाया गया ताकि वहां से सीमांत भागों में सैनिक सहायता पहुंचाई जा सके। वास्तुकला की दृष्टि से यह अचलगढ़ का दुर्ग विशेष महत्व रखता है। सैनिक आवश्यकता की दृष्टि से भी इसमें उन्होंने स्वयं अपने निवास के लिए और सेना के रहने के लिए निवास स्थान बनाया और इसी के साथ साथ गोदाम, कृत्रिम पानी की टंकियां भी बनवाई। बुर्जों और दुर्गों का निर्माण इस प्रकार करवाया गया कि शत्रु उस पर आसानी से आक्रमण न कर सके। इस दुर्ग के निर्माण में कुंभा ने सामरिक और राजनीतिक आवश्यकता को प्रधानता दी। कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की युद्धकला और स्थापत्य रुचि का एक महान चमत्कार कहा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी शाखा के एक छोर पर स्थित यह दुर्ग एक और तो सैनिक उपादेयता और निवास की आवश्यकता को पूर्ति करता था, तो दूसरी ओर कुंभा की सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे तथा इतने ही लोगों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विशाल तालाब भी बनवाया था। दुर्ग के मध्यवर्ती ऊंचे स्थानों पर मंदिर, मकान और राजप्रसाद बनवाए गए तथा समतल भूमि खेती के लिए सुरक्षित रखी गई थी। दुर्ग को चारों तरफ से विशाल प्राचीरों और बुर्जियों से मजबूत बनाया गया था। दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनाया, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। दुर्ग को कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर ऐसा बनाया गया था कि जिससे इसकी सुरक्षा स्वाभाविक से हो जाती थी। यद्यपि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों के निर्माणों में कुंभा ने अतुल धनराशि खर्च की, किंतु कटारगढ़ में बनाए गए कुंभा के स्वयं के महल बहुत सादगीपूर्ण हैं। दुर्ग के बाद चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ का महत्व है। कुंभा ने कुंभलगढ़ में भी कीर्ति स्तंभ बनाया था, लेकिन चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ अधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्माण लगभग 1439 में प्रारंभ हुआ और 1459 में यह बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण योजना सूत्रधार जेता तथा उनके पुत्र नापा और पूंजा का विशेष योगदान रहा। इसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ की पहली और दूसरी मंजिल पर लगे शिलालेखों से होती है। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट चौड़ा है और उसकी ऊंचाई 122 फुट है। इसमें 9 मंजिल है, जिस पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। संपूर्ण कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों से आच्छादित है। इसी कारण इसे हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि शिल्पकारों ने प्रत्येक मूर्ति के नीचे उसके नाम भी खोद दिए हैं जिसकी मूर्ति है। इससे मूर्ति के संबंध में सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है।
कीर्ति स्तंभ की मूर्तियां तत्कालीन जीवन के प्रत्येक पहलू पर भी प्रकाश डालती हैं। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि ये मंदिर अपनी निर्माण शैली में परंपरागत शैली से कोई भिन्न नहीं है, परंतु इनकी विशालता और तक्षण कला विलक्षण है। ऐसे मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभस्वामी मंदिर और श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंग जी में मीरा मंदिर और रणकपुर के मंदिर प्रसिद्ध हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से रणकपुर के मंदिर सबसे पहले बने थे। एकलिंग जी का मंदिर बहुत प्राचीन है, किंतु कुंभा ने मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में के दुर्ग में कुंभस्वामी के मंदिर भी बनवाए थे। कुंभा के शासन काल की सभी देव मूर्तियां आभूषणों और सर्वथा नवीन प्रसाधनों से युक्त हैं। इन मंदिरों में कुंभाकालीन जीवन की घटना और पौराणिक कथाएं अद्भुत सफाई, शक्ति और कौशल से उत्कीर्ण की गई हैं। कलाकारों की अनुपम कलाकृतियां अपनी सजीवता और सौंदर्यपूर्ण कला की उत्तमता के रूप में विशिष्ट उदाहरण हैं। ये मंदिर महाराणा कुंभा की भक्ति भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। कुंभा का विद्यानुराग। महाराणा कुंभा न केवल पराक्रमी योद्धा और स्थापत्य कला के प्रेमी थे, बल्कि वह एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक भी थे। वह एक कवि, नाटककार, टीकाकार तथा संगीताचार्य थे। एकलिंग महात्म्य से विदित होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य में निपुण थे। युद्धों एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद उत्कृष्ट कविता की रचना भी वह करते थे। वह अपने समय के महान संगीतज्ञ कहे जाते थे और उन्हें संगीत कला का इतना अधिक व्यापक ज्ञान था कि कोई व्यक्ति उनकी समता नहीं कर सकता था। इसीलिए कुंभा को अभिनव भारताचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में कुंभा ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख है संगीतराज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। कुंभा ने संगीत के विख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद का भाषानुवाद है। कुंभा ने चंडी शतक की भी टीका लिखी थी। रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ सूर प्रबंध भी कुंभा की रचना मानी जाती है। इसी प्रकार कामराज रतिसार नामक ग्रंथ के सृजन का श्रेय भी कुंभा को दिया जाता है। कुंभा स्वयं अच्छे नाटककार भी थे और उनके लिखे 4 नाटक भी मिलता है। इन नाटकों से प्रमाणित होता है कि कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाओं का भी ज्ञान था। कुंभा स्वयं तो श्रेष्ठ विद्वान थे, साथ ही वह विद्वानों और कलाकारों के आश्रयदाता भी थे। कुंभा ने अपनी देखरेख में विद्वानों से भवन निर्माण कला पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखवाए, जिनमें काफ़ी आज भी उपलब्ध होते हैं। मंडन कुंभा के समय का विख्यात शिल्पी था, जिन्होंने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उदार धोरणी, कला निधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कवि अत्रि और महेश थे। कवि अत्रि काव्य शास्त्र का आलोचक भी था और उसने मीमांसा, न्याय और वेदांत में भी योग्यता प्राप्त कर रखी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त एकलिंग महात्म्य का लेखक कान्हा व्यास भी कुंभा का समकालीन कवि था। कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी हुए थे, जिन्होंने काव्य ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की रचना की। इनमें सोमसुंदर, जयचंद्र सूरी और सोमदेव प्रमुख हैं। कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा की उन्नति पर भी पूरा ध्यान दिया था। वो बहुत से आचार्यों और शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर प्रेरित करते रहते थे। कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास के कारणों की विवेचना करते हुए गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क होता था। इसमें संदेह नहीं कि उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहे थे और यहाँ के विद्वान उन भागों में जाते रहे। इस सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए कुंभा की उदार सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षण की भावना और विद्यानुराग बहुत बड़े कारण थे, जिसके फलस्वरूप ओजस्वी सांस्कृतिक परिणाम संभव हो सके। कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से कुंभा के द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियों की जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है महाराजाधिराज, राय रायन, रानो रासो,
महापराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु आदि उपाधियाँ। राजगुरु का अर्थ है राजनीतिक सिद्धांतों में सिद्धस्त। दानगुरु से तात्पर्य महान दानी, हालगुरु से अभिप्राय पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, परम गुरु का अभिप्राय अपने समय के सर्वोच्च शासक से हो सकता है। रसिक प्रिया में भी कुंभा ने कुछ उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे छाप गुरु यानी कि छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत, नरपति, अश्वपति और राजपति। इन सभी का अभिप्राय है कि कुंभा विशाल सेना का स्वामी था। कुंभा के काल में मेवाड़ एक शक्ति के रूप में उदित हुआ था और प्रशस्तियों के आधार पर ये पता चलता है कि वह एक अति मानव था। फारसी वृत्तांतों के अनुसार वह एक कमजोर शासक था, लेकिन वह एक योग्य शासक थे। सिसोदिया राजपूतों के एक वर्ग का दमन करने के लिए राठौड़ों की सेवाओं का उपयोग किया और राठौड़ों की शक्ति संपन्न को देखकर उनके प्रभाव को समाप्त कर दिया। मेवाड़ में अपनी सर्वोच्चता के विरुद्ध किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने भाई खेमकरण को भी राज्य से निर्वासित कर दिया। पड़ोसी राज्यों के प्रति उनकी नीति को कई लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने उन्हें अपने अधीन तो किया, किंतु उन राज्यों पर मुस्लिम आक्रमणों के समय उनकी कोई मदद नहीं की। प्रारंभ में राठौड़ों के प्रति गलत नीति अपनाई, लेकिन इस गलत नीति का एहसास होने पर जोधा से मैत्री संधि की सांस्कृतिक देन कुंभा की अभूतपूर्व मानी जाती है। यही कारण है कि कुंभा को इतिहास में एक युग पुरुष मानते हुए श्रद्धा से याद किया जाता है।